अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनल टर्म 2024 की प्रिपरेशन, जिसमें हम करेंगे इसमें 250 प्लस MCQs जो कि आपके सारे इंपॉर्टेंट होंगे एंड कंसेप्चुअल होंगे। आपके फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसमें हम आपको सब्जेक्टिव का पार्ट का भी बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है एंड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। We can say that the business is in profit when, हम ये कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है जब इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि जब हमारी इनकम जो है वो एक्सीड कर रही होगी हमारी जो एक हमने प्रोविजन की होती है कि हमारी इनकम इतनी आनी चाहिए, इसमें हमारा इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारी इनकम उससे एक्सीड कर जाती है, उससे बढ़ जाती है, तो वो हमारी जो होती है हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म क्रेडिट मीन्स डैश बाय द बिजनेस। हमारे पास टर्म जो क्रेडिट है इसका बिजनेस में क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है प्रोवाइडिंग ऑफ बेनिफिट्स। क्रेडिट का मतलब होता है किसी को फायदे मुहैया करना। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग एन अकाउंट दैट ऑब्टेन्स बेनिफिट इज। एक ऐसा अकाउंट जिसमें डबल एंट्री सिस्टम हो और वो अकाउंट क्या बेनिफिट ऑब्टेन करता है, वो हमारे पास करता है क्रेडिट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द। जब एक लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है, कम होती है या डिक्रीज होती है, तो वो हमारे पास किस चीज में रिकॉर्ड होती है? लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, कि वो लेफ्ट एंड डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट हमारे डेबिट साइड में लिखी जाती है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वन कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट। जब हमारा जो कैपिटल है वो हमारी अमाउंट से बढ़ जाता है, इट इज रिकॉर्डेड ऑन दी। तो ये किस साइड पे हमारा लिखा जाता है? हमारे पास राइट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट के राइट साइड पे लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बैंक बुक इज अ पार्ट ऑफ। बैंक बुक हमारे पास किस चीज का पार्ट है? वो है हमारे पास जनरल लेजर का। नेक्स्ट है हमारे पास पर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम पेड करते हैं? तो वो हमारे पास होते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे MCQs भी आ सकते हैं जिसमें आप लोगों के पास इन तीनों में से सिर्फ कोई एक ऑप्शन दिया होगा, तो आपने उस एक ऑप्शन को चूज करना है, अदर्स को चूज नहीं करना है। इसमें हमारे पास सिर्फ सेलिंग कॉस्ट आएगी, जनरल आएगी एंड फाइनेंशियल आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शो समरी ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट। अब ऐसी कौन सी समरी है जो कि हमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि आया वो लॉस में चल रही है या फिर गेन में चल रही है? तो वो हमारे पास बैलेंस शीट होती है जिसपे ईच एंड एवरी थिंग जो है हमने अपनी इनपुट किया होती है, सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के रिलेटेड फाइनेंशियल जो भी हमारी होती हैं, तो उसमें हमें बैलेंस शीट जो है वो बताती है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वक्त कैसी है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें से ऐसी कौन सी है जो कि एग्जाम्पल नहीं है इंटेंजिबल एसेट्स की? एसेट्स वो चीज होती है हमारे पास जो कि हमें फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में फायदा दे, ठीक है? वो आपकी कोई भी चीज हो सकती है, वो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जमीन खरीद ली है, ठीक है, एंड आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, तो वो आपकी एसेट है। जब आप उसे फ्यूचर में बेचेंगे उसका जो रेट है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, हमेशा इंक्रीज ही होगा। जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो सारी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा एसेट है हमारे पास जो इंटेंजिबल है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे लैंड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस लायबिलिटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बिजनेस लायबिलिटी है? लायबिलिटी हम इस चीज को कहते हैं कि कोई हमें अगर उधार दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई हमें प्रीपेमेंट कर रहा है किसी चीज को लेके, या किसी भी चीज में शायद हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं लायबिलिटी। तो वो है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल होती है अमाउंट। जब कोई हमें अमाउंट दे रहा है तो वो हमारे पास जो है बिजनेस लायबिलिटी है। कैपिटल दे रहा है, जाहिर सी बात है अगर वो कैपिटल की बात हो रही है तो वो बिजनेस के लिए होगी, क्योंकि बिजनेस के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास दी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। सो कह रहे हैं कि हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, वो कहाँ पे क्या होता है? तो वो होता है हमारे पास सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। वो वाला बैलेंस जो कि हमारे प्रॉफिट और लॉस वाले अकाउंट से सब्ट्रैक्ट हो हमारे कैपिटल से, उसे हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अली। कहते हैं कि उस अकाउंट, अगर कोई अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है कि उससे एक बंदा है अली, ठीक है, वो एक बंदे से खरीद रहा है कोई चीजें, गुड्स खरीद रहा है, कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहा है क्रेडिट बेस पे, तो जो है उसमें किस बंदे का अकाउंट क्रेडिट होगा? तो जाहिर सी बात है मिस्टर अली खरीद रहे हैं तो मिस्टर अली का अपना अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अगर मिस्टर अली खरीद ना रहे होते, बेच रहे होते, तो उनका अकाउंट डेफिनेटली डेबिट होता। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। कहने के हमारे पास जो लोन हम लेते हैं, उधार लेते हैं, उस पे जो परसेंटेज चार्ज की जाती है, ठीक है, वो एक बिजनेस जो पे करता है उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल प्लांट एसेट टू एक्सपेंस इन द पीरियड्स इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट इज टर्म्स एज। कह रहे हैं कि आपने कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग जो है डिफरेंट तरह की मशीनरी लाते हैं और आप उसको
को कहते हैं कि ये 5 साल चलेगी या फिर 10 साल चलेगी, हमने इससे इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और वो जब मशीन है इसको हम बेचेंगे तो ये हमारी इतनी कॉस्ट में बिकेगी। लेट्स सपोज आपने 1 लाख की मशीन ली है, ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि ये हमारी 5 साल चलेगी मशीन, एंड 5 सालों में हम इससे जो है 15,000 यूनिट कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप उससे जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि इसके बाद मैं इसको बेचूंगा तो ये मेरी बिक जाएगी 10,000 की या 15 की, ठीक है। ये आपने एक अपना प्रोविजन एक खुद एज्यूमिंग की है कि मैं बेचूंगा तो इतने की उसने बिकना है। तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं कि वो प्लांट जो है यहाँ पे मशीनरी है, ठीक है, जो आप किसी फैक्ट्री में यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लांट जो है वो हमारा एसेट है, बिकॉज क्योंकि वो हम ले रहे हैं, उसको हम खरीद रहे हैं और वो हमारा आगे फ्यूचर में बेनिफिट हमें देने वाला है, ठीक है। मगर जब हम उसको बेचेंगे तो वो हमारी होगी डिप्रिसिएशन, क्योंकि जितने में हमने उसे खरीदा था उतने में बिकेगी नहीं, बल्कि वो हमें फ़ायदा दे रही है क्योंकि हमने उसे यूज़ किया, हमने उससे अपना काम लिया, फिर उसके बाद हम उससे जो बेचेंगे जिस कीमत में वो बिकेगी उसे हम कहेंगे डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं है? तो वो है हमारे पास टू चेक फॉर एरर्स इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द बैड डेब्ट्स आर रिकवर्ड। कह रहे हैं कि कौन सी एंट्री लेवल जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी जब बैड डेब्ट्स वो होते हैं कि लेट्स सपोज आपने किसी को उधार दिया है, ठीक है, उधार पे आपसे कोई बंदा कोई चीज़ लेके गया है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, दुकानदार भी उधार देते हैं, ठीक है, तो वो आपसे या इंस्टॉलमेंट पे भी लेके जा सकता है, वो उसने कुछ पेमेंट पहले किया कुछ बाद में करेगा, ऐसे इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान में ऑल ओवर चल रहे हैं कि लोग इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो उस फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने लिया एंड वो बंदा जो है खुदा ना खास्ता उसका या तो कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही वो उसकी ऐसी या उससे कोई बीमारी हो गई है, या फिर वो जो बंदा है वो मर चुका है, ठीक है, तो उसके जो उसने पैसे देने थे वो अब हमें पूरा आइडिया है कि पूरा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे। डेब्ट्स का मतलब होता है कि वो हमारे अकाउंट में आने थे और हमारे अकाउंट में डेबिट होने थे, मगर वो पैसे अब नहीं आ रहे, तो वो अब हमने एज्यूम कर लिया अपने पास से, अभी कुछ पता नहीं है, क्या पता उसकी औलाद जो है वो हमें दे दे, या फिर उस बंदे पे कुछ ऐसी बीमारी आ गई है या कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया कि वो अब हमारे पैसे देने से कासिर है, हमें पता है अब ये बंदा हमारे पैसे नहीं दे सकता। अगर 5% चांस होता है कि किसी केस में कोई रेयर केस हो कि कोई बंदा आपको आपके पैसे वापस कर दे, ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो उनको हम करते हैं बैड डेब्ट्स में कंसीडर। तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसको हमने बैड डेब्ट्स, हम जो है अपने आप में अंदाज़ा लगाते हैं, खुद आइडिया निकालते हैं कि ये अब हमारे बैड डेब्ट्स हैं, ये हमें नहीं मिल सकते, अगर वो रिकवर हो जाएं तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम करेंगे कैश अकाउंट DR डेबिटर एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट CR मीन क्रेडिटर, कि हमारे कैश अकाउंट जो है वो डेबिटर ने डेबिट कर दिया एंड बैड अकाउंट जो है वो बैड डेब्ट्स जो है वो हमारे रिकवर हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडायरी बुक इज आर मेंटेन्ड फॉर डेबिटर्स कंट्रोल अकाउंट। सो उसमें हमारे पास क्या आता है, कह रहे हैं कि हमारी जो सब्सिडायरी बुक है उसको मेंटेन करते हैं डेबिटर कंट्रोल अकाउंट में, तो वो हमारे पास करता है सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न, डेबिटर्स लेजर। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग। सेल्स जो है उनको हम कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ को ऐड करके, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश एंड जो कैश है जो लोग हमें अपने हाथ में पैसे लेके आते हैं, कैश देते हैं, पेमेंट करते हैं कोई प्रोडक्ट लेते वक्त, एंड क्रेडिट जो लोग अपने कार्ड के थ्रू करते हैं, उसकी जब हम पेमेंट को मिक्स करते हैं तो वो हमारी सेल्स इस तरह कैलकुलेट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ द डेबिटर्स अकाउंट। कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी हमारे पास डेबिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड है जो कि शो होती है आइटम में। सो वो है हमारे पास क्रेडिट सेल्स, जो हमारी क्रेडिट से ली गई चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए को मिस्टर अली कर लेते हैं फॉर द ₹2000 पास थ्रू द सेल्स बुक द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल रिजल्ट इन। कह रहे हैं कि मिस्टर अली जो है उन्होंने गुड्स परचेज की हैं, कोई भी प्रोडक्ट कर लें, ठीक है, उन्होंने एक परचेज किया, बुक किया उन्होंने 2000 की, ठीक है, और उनके पास थ्रू सेल्स जो है सेल्स बुक में 2000 है, तो इसमें आपने जो एरर है उसको रेक्टिफाई करना है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डिक्रीज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें हमारा क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स ऑफ ₹1000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर विल। सो इस ये इन्होंने सेम स्टेटमेंट दे दी है हमारे पास, तो इसका भी है रिड्यूस द ग्रॉस एरर। रिड्यूस एंड डिक्रीज दोनों जो है इसका मतलब होता है कमी आना किसी चीज़ में। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने हमें थोड़ी सी डिफरेंट करके दी है, मगर उन्होंने पूछी हमें सेम चीज़ ही है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन अ टाइपराइटर इज सोल्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस। कह रहे हैं कि कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा जब एक टाइपराइटर है वो सोल्ड करेगा एक ऑफिस को। सो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑफिस का जो इक्विपमेंट हम उससे कहते हैं जो हमारे पास ऑफिस में चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो वाला अकाउंट जो है हमारा वो क्रेडिट होगा क्योंकि हमने अपने ऑफिस के लिए चीज़ें ली हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास when one or both aspects of transaction are recorded in the wrong class or category of account, this is called, कह रहे हैं कि जब हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मगर हम उसको जब रिकॉर्ड करें तो वो हमारे पास रॉन्ग कैटेगरी में, रॉन्ग कैटेगरी ऐसे हो सकता है कि आप जो है आपने सेल्स की कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। एक है आपके पास स्टेशनरी की कैटेगरी एंड दूसरी है आपके पास आपकी जो स्टेशनरी, तो जाहिर सी बात है आपका एक्सपेंस है, आपको यूज़ के लिए चाहिए। और दूसरा आप कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी आपके बिजनेस की, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं। तो आपने वो जो है उसको रॉन्ग क्लास में कर दिया है, एक ट्रांजैक्शन आपने किया एंड आपने उसको रॉन्ग कैटेगरी और रॉन्ग क्लास में कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द एडजस्टेड कैश बुक इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इन लाइन विद द इंटरेस्ट इन द बैंक स्टेटमेंट, सो बैंक चार्जेस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज सपोज दैट ऑन 31st December 2007 the surrender debtors are amounted to the 40,000. On the basis of past experience, it is estimated that 10% of the surrender debtors are doubtful. Actual bad debts are rupees 1,600. When what amount of new provision for doubtful debts will be created in profit and loss account? अच्छा जी, आगे हमने ओनली बैड डेब्ट्स की बात की थी। बैड डेब्ट्स होते हैं या तो कोई फोत हो जाता है या फिर किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, हमें पता होता है इस पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये बंदा अब हमें पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं, वो हम मतलब कि अपना 95% माइंड बना लेते हैं कि इस साइड से हमें पैसे नहीं मिलने, क्योंकि हमें उस बंदे के हालात का पता चल जाता है या उसके साथ कोई हादसा गुजर जाता है, कुछ भी हो जाता है। दूसरे हमारे पास आते हैं डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स वो होते हैं जो कि आपने लेट्स सपोज लास्ट ईयर किसी बंदे को उधार दिया, ठीक है, और उसने उस उधार में से आपको 75% वापस किया है, आपने उसे 75% रिकवरी कर लिया, मगर 25% उसने नहीं किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर आप दोबारा उसी ही बंदे के देते हैं या किसी और को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आप उसका एक प्रोविजन होता है, एक आइडिया लगाना अपने माइंड से, ठीक है। ये आपका बाकायदा MGT 101 की बुक में टॉपिक्स हैं। आप लोगों के पास अगर टाइप में है तो आप लोग सब्जेक्टिव पार्ट में जाके उन टॉपिक्स को पढ़ लें अच्छे से, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो प्रोविजन हम एक आइडिया लगाते हैं कि अब ये जो बंदा है ये हमें जो है ये नहीं देगा पैसे, ठीक है, ये इससे हमारी 75% रिकवरी हो जाएगी या 50% रिकवरी हो जाएगी और इससे रिकवरी नहीं हो सकती। माइट भी पॉसिबल कि वो हमें 100% हमारे पैसे वापस कर दे, मगर ज़्यादा चांसेस है वो 75% करेगा या 50% करेगा, ठीक है। तो इस तरह के हम जो होते हैं प्रोविजन को, उसको हम कहते हैं डाउटफुल डेब्ट्स। कह रहे हैं कि अब हमारे पास 31 दिसंबर 2007 में एक डेब्टर है, जो टोटल हमारे पास अमाउंट है वो है 40,000, ठीक है, और पास्ट एक्सपीरियंस के जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड करके जो 10% है ना, वो हमारे जो डेब्टर्स हैं वो डाउटफुल हैं, ठीक है। और जो हमारे पास 1600 है वो ये है कि वो हमारी जो अमाउंट है वो बैड डेब्टर्स में चली गई है, कि वो अब हमें नहीं मिल सकती। अब हमारे पास नई न्यू प्रोविजन क्या होगी जिसकी बेस पे हमारा अकाउंट जो क्रेडिट होगा प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में, सो वो हमारे पास होगा 4,000, क्योंकि अब उसने डाउट का है, उसको कंफर्म नहीं है। डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं जिसका हमें कंफर्म नहीं हो सकता है आया वो बंदा हमें फुल पेमेंट कर दे, हमारी पूरी अमाउंट हमें रिफंड कर दे, मगर हमें फिर भी उस पर डाउट है जब तक वो हमें अमाउंट हमारी वापस नहीं करता। तो कहने हैं कि 40,000 का 10% था, तो 10% हमारे पास बनता है 4,000। नेक्स्ट है हमारे पास, होपफुली आप लोगों को बैड डेब्टर्स एंड जो हमारे पास प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्टर्स की समझ आ गई होगी। बहुत अच्छे से क्लियर करके मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको भी समझ नहीं आया तो आप लोगों ने सब्जेक्टिव के लिए इससे रिलेटेड आपके MGT 101 के भी करंट पेपर्स जो मैंने गो थ्रू किए हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को एक बार जाके देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनमें से हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है जो कि है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की? सो वह हमारे पास परचेजिंग क्लीनिंग सर्विसेज को परचेज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक। सो वह हमारे पास सैलरीज ऑफ सेलिंग स्टॉक। कहने कि इनमें से हमारे पास ऐसा कौन सा है जो कि कंपोनेंट नहीं है कॉस्ट ऑफ स्टॉक का, जिसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्टॉक वो होती है कि लेट्स सपोज हमने एक फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, उसके लिए हमने रॉ मटेरियल लिया है और उसमें जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल में चीज़ें आती थी वो सारी खरीदी हैं चीज़ें, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को हमने तैयार किया। कह रहे हैं कि अब वो कौन सा कंपोनेंट है जो उसमें नहीं आता, ठीक है। उसमें देखें जब हम किसी भी चीज़ को बनाने लगते हैं उस पर की जो हम चीज़ें मंगवाते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे जितने भी कॉस्ट आती है वो भी हम इंक्लूड करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे जो आती है वो भी हम इंक्लूड करते हैं, जिस कीमत में हमने वो चीज़ें रॉ मटेरियल खरीदा होता है उसकी परचेज प्राइस भी हम इंक्लूड करते हैं। तो जो एक चीज नहीं इंक्लूड करते वो होती है सैलरीज ऑफ सेलिंग स्टाफ। वो स्टाफ जिन्होंने इसको बनाया या जो लोग इसको बेच रहे हैं उसकी सैलरीज की कॉस्ट हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करते कैलकुलेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ कैश इज रन बाय प्रोप्राइटर।
कह रहे हैं कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा अगर कैश जो है वो ड्रॉन होगा प्रोपराइटर जो कि एक ओनर है किसी बिजनेस का, तो वो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन प्रोपराइटर ड्राइंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 13,000। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि जिसमें ट्रीटमेंट इंश्योरेंस के लिए हमने पेड किया हुआ है एडवांस में पे किया हुआ है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। सो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट विल बी ट्रीटेड एज करंट एसेट इन बैलेंस शीट। ये हमारा करंट एसेट जो है कंसीडर किया जाएगा। यस, अगर करंट ना होता, करंट के अलावा इसको हम बोल सकते थे एडवांस, ठीक है। एडवांस में यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, सो इसको हम करंट एसेट ही बोलेंगे। एसेट वही होता है जिसने हमें फ्यूचर में जाके फायदा देना होता है। तो अगर एडवांस का ऑप्शन नहीं है, एसेट का है, तो दैट इज ओके, आप लोग एमसीक्यूज को लगा सकते हैं। मगर ये है कि आप लोगों के जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो कंसेप्चुअल आएंगे, आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। फिर आपने जाके MGT 101 का पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल इफेक्ट। कह रहे हैं कि जब क्लोजिंग स्टॉक है ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करता है तो उसमें क्या चीज़ हमारे पास इफेक्ट होती है, बैलेंस शीट ओनली, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बैलेंस शीट जो है वो इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड एसेट WDV प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट। सो फिक्स एसेट्स जो होते हैं और वर्किंग कैपिटल जो हमारा कैपिटल होता है जिसके साथ हम वर्क कर रहे होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है हमारे पास करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर। कह रहे हैं कि करंट अकाउंट्स जो है पार्टनर्स के वो ओपन होते हैं जबकि कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी टाइप है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की है। सो बोथ लिस्टेड कंपनी एंड नॉन लिस्टेड कंपनी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड जितनी भी है हमारे पास वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द चार्टर ऑफ अ कंपनी विच डिफाइंस द लिमिटेशन एंड पावर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि एक ऐसा चार्टर जो कि हमारे पास कंपनी की पावर और उसकी लिमिटेशंस को, उसकी हदूद को जो है बता रहा है, डिफाइन कर, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास मर्चेंडाइज ऑन हैंड एट आइदर द बिगनिंग और एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज कॉल्ड। सो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। कह रहे हैं कि वो वाली ऐसी चीज़ें जो कि जिसकी हमने रिपोर्टिंग भी करनी होती है, बिगनिंग भी करनी होती है एंड उसको हैंड ओवर भी करना होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमारे पास आती हैं गुड्स आती हैं, प्रोडक्ट्स आती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा सामान जो कि हमने उसको रखना होता है, हैंडल करना होता है, उसकी रिपोर्ट बनानी होती है प्रॉपर, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास दी बैलेंस शीट रिपोर्टेड एज बिगनिंग बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एंडिंग बैलेंस ऑफ 15,000। क्रेडिट सेल्स ऑफ द ₹2 lakh were made during the year. Using this information compute cash collected from customers. कह रहे हैं कि अब हमारे पास दो अकाउंट हैं, ठीक है, जिसका बैलेंस शीट में बिगनिंग बैलेंस जो था वो 20,000 था, ठीक है, जो कि रिसीव हुआ था, और उसके एंडिंग बैलेंस जो था वो 15,000 था जो क्रेडिट हो गया था। क्रेडिट का मतलब है कि उस अकाउंट से चला गया था। आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि स्टेटमेंट में आखिर इंस्ट्रक्टर ने पूछा हुआ क्या। ये भी जो आप लोगों को अभी मैं पेपर करवा रही हूँ ये भी आप लोगों के पेपर्स ही हैं, तो ये उन्हीं में से मैंने लिए हुए हैं। इसमें आपके पास लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, उसका भी आप लोगों को मिसाल बता दूंगी। सब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि 20,000 हमारे पास आए हैं, ठीक है, रिसीव हुए हैं, और फिर एंडिंग बैलेंस में 15,000 जो है वो चले गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं। तो अब हमारे पास जो है टोटल सेल्स जो बनी है वो बनी है 2 लाख की पूरे ईयर में। तो आप कह रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कैश कलेक्टेड, जो हमने कस्टमर से कैश कलेक्ट किया वो कितना है, तो वो है हमारे पास 2,05,000। 15 चला गया, पीछे 20 में से बचा 5, एंड जो 2 लाख की है हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर सेल्स हुई हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2,05,000। नेक्स्ट है हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 42,000, सेल्स दी हुई है 2,50,000। सो वो अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, देखें, ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने हमें दे दिया 50,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उन्होंने हमें दिया 42,000। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें उसकी अमाउंट जब हम आपस में माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, उस पर हमें ऑपरेट करने में एक्सपेंस कितना लगा। सो वो हमने 50 में से 42 माइनस किए तो 8,000 लगा। 8,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिबेंचरीज 1,50,000 एंड 2 लाख इक्विटी कैपिटल है। जनरल रिवर्स है इसका 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इसका हमारे पास 60,000। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है इसकी, तो इसकी डेब्ट इक्विटी रेशियो है हमारे पास 15:35 और 3:7। नेक्स्ट है हमारे पास अ कंपनी डिक्लेयर्स अ कैश डिविडेंड टू बी पेड टू इट्स स्टॉक होल्डर्स नेक्स्ट मंथ। द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज 2। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीज एसेट्स एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर्स
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है हमारे पास 80,000 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है हमारे पास 50,000 है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है हमारे पास वो 60,000 है। सो इसकी प्राइम कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास? प्राइम कॉस्ट है हमारे पास 1,30,000। देखिए जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, इसको आप जब आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ इज रुपीज 5,000, लेबर कॉस्ट इंक्योर्ड इज रुपीज 2,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज रुपीज 1,000। अब वो हमें कह रहे हैं कि जो वैल्यू है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट की, जिसमें हमारी कॉस्ट मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है इस मंथ में वो है 5,000, ठीक है, लेबर कॉस्ट जो है हमारे पास 2,000 है एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो है 1,000। सो इसमें हमने इन्हें बतानी थी कन्वर्जन कॉस्ट कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है हमारे पास। तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है हमारे पास वो लेबर कॉस्ट को एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो है पर हेड कॉस्ट को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट, जो कि हमारे पास 3,000, 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 3,000। या आप लोगों ने स्टेटमेंट जितने भी है पेपर में आप लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं, तो आपने आराम से तसल्ली से पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है एंड फिर आप लोगों ने अपना जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आप लोगों का सब्सक्राइब मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दी अमाउंट ओन्ड बाय डेब्टर्स एट द एंड ऑफ अ मंथ अपीयर्स ऑन द डैश साइड ऑफ द कंट्रोल अकाउंट। कह रहे हैं कि एक अमाउंट है जो कि डेब्टर ने ओन करनी है अपने मंथ के एंड पे, वो अपीयर की साइड पे होगी, तो वो हमारे पास होगी राइट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। कहने कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि उस अकाउंट में जो है वो है डेबिट बैलेंस। सो हमारे पास अमाउंट ऑफ डेबिट्स एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जो हमारे पास डेबिटर्स हैं, जो डेबिट की भी अमाउंट है वो बढ़ गई है क्रेडिटर्स से, हमारे जो अकाउंट से जितनी भी अमाउंट बढ़ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर ए एंड बी को लेट्स सपोज हम अली एंड बिलाल कर लेते हैं। इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप की है विद एन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। जिन्होंने बिल्कुल ही 50-50% शेयर किया है। लेट्स सपोज 1 लाख उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया है तो 50,000 की उनकी इन्वेस्ट है, ठीक है, इक्वल शेयर्स उनके। द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट मिस्टर अली विल रिसीव 10,000 एंड मिस्टर बिलाल विल रिसीव 8,000 एज सैलरी अलाउंस। द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 85,000। व्हाट विल बी द टोटल शेयर ऑफ मिस्टर अली। कह रहे हैं कि अब जो रिसीव होंगे मिस्टर अली को वो होंगे 10,000 एंड मिस्टर बिलाल को जो है वो एग्रीमेंट जो उन्होंने प्रोवाइड किया उसके रेफरेंस से वो होंगे हमारे पास 8,000 सैलरी अलाउंस। सो इसका नेट इनकम ऑफ द ईयर जो बन रहा है वो है हमारे पास 85,000 और इसके जो टोटल शेयर होगा मिस्टर अली का वो कितना है, तो वो हमसे टोटल शेयर पूछ रहे हैं। टोटल शेयर हमारे पास मिस्टर अली का है 43,500। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास MCQs। Mr. Ali and Bilal entered to a partnership, invested 50,000 and 65,000 with an equal share in profit or loss. Markup on drawings of Mr. Ali is 1,500 and Mr. Bilal is 1,800. The net income for the year is rupees 85,000. What will be the profit share of Mr. Bilal? So Mr. Bilal का इसमें profit share क्या हुआ है 44,150। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 85,000 है, इसमें मार्कअप उन्होंने ऐड किया है, ठीक है, ऐड मार्कअप किया और ड्राइंग्स की है, तो वो हमारे पास एक का मार्कअप था 1,500 एंड बिलाल का था 1,800। तो वो हमारे पास टोटल कितना बना, टोटल हमारे पास बन गया 3,300। तो नेट प्रॉफिट जो है उसका हमारे पास है 88,300। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ बिलाल का जो है उसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। तो 88,300 को डिवाइड किया हमने 2 के साथ, तो आ गई हमारे पास अमाउंट 44,150। सो ये हमारे पास शेयर बना है मिस्टर बिलाल का। इसी तरह जो है ऊपर वाली स्टेटमेंट का भी इसी तरह हमारे पास कैलकुलेशंस हुई हैं एंड उसका ये आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर अली बिलाल इंटर टू अ पार्टनरशिप विद एन इक्वल इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। मार्कअप ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर अली इज 2,500 एंड मार्कअप ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर बिलाल इज 2,800। द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 95,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास आएगा 95,300। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के बीच में जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है जनरल रिवर्स की। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज टेकन अप बाय द जनरल पब्लिक। सो इश्यूड कैपिटल इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव एन इफेक्ट ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एक्सेप्ट सो अमाउंट रिसीव्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स एसेट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहने कि इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं उनको उनके स्टेटमेंट को कैश फ्लोज में प्रिपेयर करने के लिए इफेक्ट करती है। तो वो है हमारे पास जो नहीं है वो है अमाउंट रिसीव्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, ऐसे अमाउंट जो कि हमें रिसीव हुई है किसी फिक्स्ड एसेट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी पर्पज ऑफ द कैश फ्लोज स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट। कह रहे हैं प्राइमरी पर्पज कैश फ्लोज का जो कि स्टेटमेंट उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो हमें करती है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इन द पीरियड। उस टाइम पे हमें या तो रिसिप्ट मिलती है या फिर कैश पेमेंट का एक पीरियड बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हेल्पफुल फॉर द इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स टू एक्सेस द कैश एंड नॉन कैश एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन on an entity financial position. So C is the correct option, statement of cash flows. Next है हमारे पास according to the statement of cash flows following are the examples of investing activities except. So capital invested by the owners B is the correct option. Next है हमारे पास which of the following items of the balance sheet are useful in evaluating a company's liquidity. So current liabilities and current assets are the correct option. Next है हमारे पास which of the following is measured by debt ratio. So creditors long term risk is the correct option. नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ व्यू जिसके 3 मार्क्स मैंने यहाँ पे बोला था कि वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोगों को जो है आइडिया हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इफ द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड पास जर्नल इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग। कहने के हमारे पास एक पार्टनर्स है, उनका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो उनका पास जर्नल एंट्रीज जो है वो फॉलोइंग है। ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर, एक्सेस ड्रॉन अमाउंट इज रिटर्न बाय पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। सो वो अब हमने यहाँ पे इसके साथ सोल्यूशन भी दिया हुआ है। पार्टनर्स ग्रांट अकाउंट डेबिटर, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिटर, ठीक है, कैश बैंक डेबिटर एंड पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिटर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा एंड पार्टनर का करंट अकाउंट जो है वो होगा क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है एबीसी नाम की कंपनी है, ठीक है, जिसने गुड्स परचेज किए हैं 1,50,000 क्रेडिट पे, ठीक है, विच गुड्स ऑफ 20,000 वर डिफेक्टेड एंड रिटर्न, जिसमें से 20,000 की जो हमारी प्रोडक्ट्स थी वो खराब थी, डिफेक्टेड थी और वो वापस कर दी गई। कंपनी ने रिसीव 2% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर। जब कंपनी ने वो चीज़ें खरीदी थी तो उसको 2% का डिस्काउंट भी मिला था, ठीक है, सप्लायर ने उसे 2% का डिस्काउंट दिया था। तो अब रिक्वायर्ड है हमें व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जो कि कंपनी ने रिसीव किया था एंड आल्सो शो द जर्नल एंट्रीज। सो नीचे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, एक नज़र आप इसको देख लें क्योंकि हमने इस वीडियो में जो है बेसिक मकसद है हमारे एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास 5 मार्क्स का, ये भी आया हुआ है। व्हाट आर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है हमें on 1 January 2007 the provision for doubtful debts stood at 12,000 credit balance. In 2007 the bad debts are amounted to 10,000. The debts on 31st December 2007 are amounted to 3,20,000 and a provision for doubtful debts to be maintained 5%. सो इसमें इन्होंने हमें रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है, शो जर्नल एंट्रीज एंड आल्सो शो हाउ द आइटम विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, शो कंप्लीट वर्किंग वेयर इट इज़ नेसेसरी। इसमें आप लोगों ने इसके जो है जर्नल एंट्रीज जो है वो शो करनी है, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट पे। नेक्स्ट है हमारे पास द अकाउंटिंग स्टाफ ऑफ ABC हैज़ असेंबल्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड December 31 to 2007। सो ये सारी इन्होंने हमें जितनी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 जनवरी से लेके डिविडेंड्स पेड तक अमाउंट्स दी हुई हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को के अकॉर्डिंगली एक स्टेटमेंट जो है कैश फ्लोज की वो प्रिपेयर करनी है जिसमें एक प्रॉपर हेडिंग लिखी हुई हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड क्लासीफाई हुई हो जिसमें कैटेगरीज और ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बारे में हमारे पास कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो है हमारे पास डेब्ट इज इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट की नेचर क्या है, डेबिट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल लेजर। जनरल लेजर के कौन से कंपोनेंट्स हैं, टाइटल ऑफ अकाउंट, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास जनरल लेजर में टाइटल ऑफ अकाउंट भी आता है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन भी आती है एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी आती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो ऑल ऑफ द गिवन आर करेक्ट। कहने के इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रिपेयर करती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो वो हमारे पास होती हैं पब्लिक लाइब्रेरीज, NGOs, लेबर यूनियंस। सो ऑल ऑफ द गिवन इज करेक्ट। कोई ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपके पास
तीनों में से कोई एक दी हो, या फिर एक ऐसा BMCQs आता है जिसमें आप लोगों के पास तीनों दी हों और कह रहे होंगे इनमें से एक ऐसा जो नहीं है वो बताएं, तो जो उसमें फोर्थ ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा। देखिए बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, आप लोगों ने इन टेक्निक्स को भी माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। बेसिकली आप लोगों की हेल्प के लिए इसलिए वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आप लोगों को पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। तो ये नहीं कि सेम एज इट इज़ जो हम आप लोगों को वीडियोज़ में दिखा रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं उसी तरह के MCQs आएंगे, ये कभी भी होता नहीं है, ना ये ज़रूरी है। बस आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने होते हैं, आप लोगों को बताना होता है कि MCQ जिस तरह से भी आ सकता है, बस ये है कि स्टेटमेंट चेंज होती है। बाकी किसी भी स्टूडेंट का जो पेपर है वो सेम नहीं होता। हैंड आउट से आप लोगों के पेपर आते हैं एंड हैंड आउट्स को ही आप लोग प्रिपेयर किया करें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट एज करंट एसेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के हिसाब से अपीयर होगा। सो वो है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो वाले एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस में किसी को पे किए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवांस एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री आर एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। हमारे पास वो अकाउंट जो कि रिसीव कर रहा है एंड इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है वो हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स, कि वो हमारे पास करंटली मौजूद हैं जो कि हमें फायदा दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट करंट लायबिलिटीज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, these are consist of all debts payable after 12 months. Next हमारे पास, if the cost of sales is 60,000, sales are rupees 95,000 and operating expenses are 20,000 during the year, what would be the average what would be the value of gross profit? सो इसमें से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो वह हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इसका 35,000। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेट टर्म विच कैन बी यूज्ड फॉर कैपिटल। कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी अल्टरनेट टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं कैपिटल के लिए। कैपिटल को हम और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओनर्स नेट वर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस कंज्यूम्ड डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू व्हाट। सो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ जो है हमारे पास गुड्स जो सेल्स हो चुकी हैं, ठीक है, जो सेल हो चुकी है हमारे पास प्रोडक्ट्स, और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो उसमें हुआ है प्लस लेबर कॉस्ट जो है उस पर वो क्या बनती है। सो वो उसकी बनती है प्राइम कॉस्ट। ये हम ऊपर MCQs करके आए, बस इन्होंने स्टेटमेंट को घुमा फिरा के किसी और तरीके से पूछ लिया। तो वही मैं आपको कह रही थी आगे भी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने होते हैं बेसिकली वीडियो से, फाइल्स तो आपको कोई भी प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट इंक्योर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज। सो कन्वर्जन कॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट दैट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कहने कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में हमारे पास किसके इक्वल आती है, तो उसमें हमारे पास मटेरियल जितना भी उसमें कंज्यूम हुआ है एंड उसकी कन्वर्जन में कितनी कॉस्ट लगी हुई है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ये आपका कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, तो ये बाय फार्मूला भी आप पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल द कॉस्ट incurred on the incomplete assets up to balance sheet date must be transferred to. So B is the correct option, capital work in progress account. नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। सो दे इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट सल्फर डिफेक्ट फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा भी आ सकता है कि 3 आपको गलत स्टेटमेंट दी हों और ऊपर जो 3 ट्रू स्टेटमेंट्स हमें इन्होंने दी हुई है ना, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट हो, तो आप लोगों ने जो ट्रू स्टेटमेंट होगी उसको चूज करना होगा। वो भी हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में क्या कुछ सही है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो हमें शो करता है वेदर अ बिजनेस हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस अवर अ फाइनेंशियल, कि उसने प्रॉफिट में गया या लॉस में गया। ठीक है, ये हमें अकाउंट बताता है। नेक्स्ट है, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस फॉर द पीरियड। वो हमें बताता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है इस बिजनेस की। नेक्स्ट है, इट शोज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। ये बताता है कि हमने कितना कमाया है, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया और हमारे कितने अखराजात हुए हैं एक पीरियड के अंदर। लेट्स सपोज एक 3 मंथ्स का महीना ले लें, ठीक है, उसमें वो हमें बता रहे इतना रेवेन्यू हुआ है हमें और इतने एक्सपेंसेस हुए हैं। तो ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है करता है। तो आप लोगों को इस तरह की स्टेटमेंट भी आ जाती है एंड 3 रॉन्ग स्टेटमेंट दे देंगे, एक राइट दे देंगे। आप लोगों ने बस उसके बीच में जो करेक्ट होगी उसको चूज करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अनप्रेजेंटेड चेक्स। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक्स ड्रॉन बट येट टू बी रिकॉर्डेड इन द बैंक रिकॉर्ड्स। यानी चेक जो है बेशक विड्रॉ हम करा लेते हैं पैसे, ठीक है, मगर वो हमारे बैंक के अकाउंट के रिकॉर्ड में रहता है।
आप एग्जांपल ले लें, आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, आपने वहाँ पे चेक बनाया 50,000 का कि आपने 50,000 जो अमाउंट है वो विड्रॉ करानी है। अब अमाउंट जो है विड्रॉ करा लेते हैं, मगर आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट बनती है उसमें आपका लिखा आता है कि आपने किस डेट को क्रेडिट करवाए हैं, किस डेट को डेबिट करवाए हैं पैसे, विड्रॉ आपने चेक के थ्रू करवाया, कार्ड के थ्रू करवाया, वो सारी उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है चेक को। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैड डेब्ट्स। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है ट्रू, जो हमारे पास बैड डेब्ट्स को शो कर रहा है। तो बैड डेब्ट्स के बारे में हम ऊपर भी पढ़ के आए हुए हैं, उसमें मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन भी किया। अब इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ डेफिनेट लॉस टू अ बिजनेस, कि किसी बंदे का बिजनेस जो है वो सारा लॉस हो गया, ठीक है। इट इज़ नॉट शोन इन बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा, या नो प्रोविजन इज नेसेसरी फॉर इट, के उसके बारे में कोई हमने एज्यूमिंग की ही नहीं है कि अब वो लेट्स सपोज वो एक बंदा है वो फोत हो गया, अब हम उसके बारे में क्या एज्यूमिंग करेंगे, क्या है हमें पैसे देंगे इसके पीछे घर वाले या नहीं देंगे, बस हमारे माइंड में जो एक कंसेप्ट हो गया बस हमें इस साइड से नहीं मिलने, सो वो हमारे बैड डेब्ट्स में कंसीडर हो जाता है। सो ऑल ऑफ द गिवन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, इनमें से कौन सा है जो कि क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में जो है वो इंक्लूड होता है। तो वो है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, वो डिस्काउंट जो कि हमें सप्लायर से मिलता है, क्रेडिट परचेज जो हम अपने कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं, बिल्स पेएबल वो वाले बिल जो हमने पे करने होते हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, इनमें से ऐसा कौन है जो कि क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो होगा, वो है हमारे पास क्रेडिट परचेजेस। बिल्स रिसीवेबल पेएबल एंड रिसीवेबल, इसमें भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं वीडियो वाले। पेएबल का मतलब होता है जो हमने जमा करा दिए, ठीक है, या जमा कराने हैं, वो आपके स्टेटमेंट पे जो है डिपेंड कर रहा होता है कि करवा चुका है बंदा आया या करवाने हैं इसने, तो वो करवाने हैं या करवा चुका है तो उसमें हमारा अकाउंट जो है वो डेबिट ही होगा। अब बिल रिसीवेबल, वो वाले बिल्स जो रिसीव करने हैं, लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ बेची है एंड उसका बिल है, आपने वो अमाउंट रिसीव करनी है, तो आप लोगों का वो अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स, वो वाली रिटर्न जो कि इनवर्ड्स जो रिटर्न्स आई हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, वो वाला डिस्काउंट जो कि हमें अलाउ है, कोई हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो इसमें हमारे पास क्रेडिट साइड में वही आएगा जो होगा क्रेडिट परचेजेस, जो हमने अपने क्रेडिट के थ्रू परचेजेस की हुई हैं, चाहे वो कैश में या चाहे वो कार्ड के थ्रू की हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सब्सिडरी लेजर, सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सब्सिडरी डायरी लेजर के बारे में। सो इट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल अकाउंट, ये हमारे पास जो एक बंदे का अकाउंट होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया करती है। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट बाय विच विद द परचेजर बाय रिसीव्स अ रिडक्शन इन प्राइस फ्रॉम द सेलर इज नोन एज, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्काउंट रिसीव्ड। एक ऐसी अमाउंट जो कि परचेजर जो है अपने बायर को देता है उसकी जो प्राइस है उसको कम करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, कि उस बंदे ने हमें उस सेलर ने हमें डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following entry will be passed to record discount received in control accounts, so C is the correct option, creditor account, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट जो है डेबिट होगा एंड डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट होगा। अब अगर हम किसी को जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसमें हम अपनी तरफ से जो अमाउंट कम करें वो क्रेडिट होती है हमारे अकाउंट से, ठीक है, और जो अकाउंट में हमारे वो बैलेंस आता है वो अमाउंट जो है वो डेबिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड व्हाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ सेल्स टू रहीम ऑफ ₹500 वर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि इफेक्ट करेगी उसमें से एरर को रेक्टिफाई करना है कि सेल्स में रहीम ने 500 के लिए, ठीक है, और उसको उसने बुक्स रिकॉर्ड में कर लिया। सो बोथ सेल्स एंड रहीम अकाउंट दोनों जो चीज़ें हमारे पास इफेक्ट होंगी उसमें ये कि सेल्स अकाउंट भी एंड रहीम का अपना अकाउंट भी। नेक्स्ट हमारे पास इट इज पोस्ट डेट ऑन 31st December 2007 द सन्डे डेबिटर्स आर अमाउंटेड टू द ₹40,000 ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इट इज एस्टिमेटेड दैट 10%, ये हमारे पास वही वाला एमसीक्यू रिपीट हुआ है जो हम आगे करके आए हैं कि 40,000 है, ठीक है, उसमें से 10% है डाउटफुल डेबिटर्स हैं एंड जो 1600 है वो पहले से ही बैड डेबिटर्स हैं कि वो हमें मिल ही नहीं सकते पैसे, ठीक है। कोई लकीली हमें कोई दे जाए तो वो बहुत एक अलग सिचुएशन है, ठीक है, मगर ये है कि बैड तो कंसिडर हम कर लेते हैं, बाकी 10% जो है उन पर हमें डाउट है, तो वो हमारे 40,000 के कितने बनेंगे, तो वो हमारे बनेंगे 4,000। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स कैन बी लोकेटेड आइदर फ्रॉम कैश बुक और डैश, सो डेब्टर्स कंट्रोल अकाउंट ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट टाइम हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। ये एमसीक्यूज भी हमारे पास अगेन रिपीट हुआ है मगर इसकी स्टेटमेंट चेंज है। ये वही है कि अब कॉस्ट जो है स्टॉक की उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कॉस्ट भी होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी होती हैं एंड परचेज प्राइसेस भी होती हैं। सो उसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है सैलरीज ऑफ सेलिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटर इज अफेक्टेड। सोल वो होता है जो कि इकलौता बंदा बिजनेस कर रहा होता है, ठीक है। वो इफेक्ट हो गया कि इस चीज़ से, तो वो हमारे पास होगा डी ऑप्शन। ओके, फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड है ड्राइंग अकाउंट एंड थर्ड है बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो वो हमारे पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी एंड ड्राइंग अकाउंट से भी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड्स। कि ऐसा क्या नहीं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में ट्रू है, तो वो है हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि बाकायदा तौर पर लिखा जाता है, स्टाम्प पेपर करते हैं आजकल लोग। जब पार्टनरशिप करते हैं, दो लोग आपस में बिजनेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टाइम आपस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो एक ऐसा बंदा जिसमें एक ऐसा बिजनेस जिसमें दो बंदों का रिलेशन हो, ठीक है, और वो प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है दोनों पे अप्लाई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। या फिर ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी में दो ही बंदे हों, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का कितना कैपिटल है, कितने लोग हैं। जितना आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, इतने इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते रहते हैं कंपनी में। नेक्स्ट है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस। सो 1984 में जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर विल बी शोन। केयरिंग किंग में से कौन सा ऐसा है जो कि इंटरेस्ट पेड किया जाता है, डिबेंचर का शो करता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है हमें। नेक्स्ट द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर एन एंटिटी इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। प्राइमरी पर्पस क्या है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का किसी भी एंटिटी का, वो किस तरह की हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, किस बारे में करे, तो वो हमें करती है इट कैश रेसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की ड्यूरेशन में जितनी भी उसके पास कैश पेमेंट्स हुई हैं या फिर रिसिप्ट्स आई हैं, उसको हमें बताता है। इसका ये प्राइमरी पर्पस है कैश फ्लो का। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस पब्लिशेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें से ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वह हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट है इफ द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड देन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ पार्टनर ड्राइंग्स आर रेफर्ड टू दी। कह रहे हैं कि एक कैपिटल है, ठीक है, और उसके पार्टनर्स कैपिटल जो है वो फिक्स है, और साल के आखिर में जो है पार्टनर ड्राइंग जो ट्रांसफर करेगा तो वो किस में होगी, सो वो क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स ग्रांट अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस आउटस्टैंडिंग गिवन इन द ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज एन। सो लाइबिलिटी उसे कहेंगे, वेजेस जो होंगी ट्रायल बैलेंस में दी जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट। कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कहाँ शो होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, WDV जिसे कहते हैं। WDV की एब्रीविएशन भी आ सकती है आपके पेपर में, सो इसको भी अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज अ फर्म हैज़ 200 डेप्टर्स एंड ईच ऑफ देम ओवेज एक्जैक्टली 150 एट द स्टार्ट ऑफ जून विच व्हाट इज द टोटल अमाउंट अलाउड ओन्ड बाय ऑल डेप्टर्स। कह रहे हैं कि 200 डेप्टर्स हैं, ठीक है, और एक के पास 150 है, तो आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी हमारे पास वो है 30,000। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द परचेजेस रिटर्न बुक। सो रिटर्न आउटवर्ड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास इन द हेडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग में हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। नेम ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जिस बंदे ने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया या बैंक में बनाया, किसी कंपनी में बनाया, उसका नाम लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाइज व्हेन प्रॉफिट इज अर्न। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जस्टिफाई कर रहा है जब प्रॉफिट कमाया जाता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर। ये हम ऊपर भी करके आए मगर स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड बी इंटर्ड इन पार्टनरशिप इन कैपिटल रेशियो ऑफ 2:3। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6600 ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट विल द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर अली। सो कह रहे हैं कि अली और बिलाल उन्होंने पार्टनरशिप किया, ठीक है, जिनका कैपिटल रेशियो बना है 2:3। अब जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो है 6600 पूरे साल में। तो अब इनका प्रॉफिट शेयर जो है मिस्टर अली का वो कितना बनेगा, तो वो हमारे पास बनेगा जो 2 है वो अली का है एंड जो 3:3 है वो है हमारे पास बिलाल का। तो इसका जो हमारे पास अली का बनेगा वो हमारे पास बनेगा 2640। नेक्स्ट है इन अ पार्टनरशिप ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स इज 3840 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर वाई इज रुपीज 5760। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर शेयर।
कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स है, उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो है 3840 और जो है मिस्टर वाई उनका है 5760। तो इनका शेयर क्या बनेगा, रेशो क्या बनेगी शेयर की, तो वो हमारे पास बनेगी 2:3। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज व्हेन एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस इन एडजस्टमेंट, सो रेवेन्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। Next है accumulated depreciation is dash account, so contra asset is the correct option. Next है adjusting interest are recorded in which of the following, so interest जो है वो किस चीज़ में हमारे पास adjust होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, वो होती हैं हमारे पास ledger में। Next है हमारे पास expired cost in an accounting period should be reported on dash statement for the time period, so expense is the correct option. Next है हमारे पास interest expenses of Apple Corporation shows a debit balance of 200, ठीक है, and it is unadjusted trial balance and rupees 250 in adjusted trial balance. Which of the following account will be debited in adjusting interest? So interest payable B is the correct option. नेक्स्ट है हमारे पास, अब आप लोग इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन करके बताएं, आपको आगे मैं ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये इसी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन रहे हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू पूछ रहे हैं, सो आप लोगों ने इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट है मिस्टर ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद एन इक्वल इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, मार्कअप ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर अली इज 2500 एंड मार्कअप ऑफ मिस्टर बिलाल इज 2800. The net income for the year is 95,000. What will be the amount of the distributable profit? So 95,300 is the correct option. Next है हमारे पास which of the following can be distributed among the shareholders? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स के दरमियान, तो वह हमारे पास जनरल रिजर्व। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following capital is offered to the general public? इनमें से ऐसा कौन सा कैपिटल है जो कि ऑफर किया जाता है जनरल पब्लिक को, तो वह हमारे पास इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following value of the share is authorized by the memorandum of the association, so per value is the correct option. नेक्स्ट है हमारे पास which of the following financial statement is helpful for the investors and creditors to access the cash flow and non-cash aspects of operating, investing and financing transaction on an entity financial position, so cash statement of cash flows is the correct option. Next है the financial statement that captures both the current operating result and associated changes in the balance sheet is, so वो हमारे पास होती है कैश फ्लो में, जिसमें हमारे पास कैप्चर की जाती हैं करंट ऑपरेटिंग रिजल्ट भी और एसोसिएट चेंजेस भी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारे पास इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंटरेस्ट payment made on loan from bank is related to, so B is the correct option, financing activity. Next time Mr. Hassan is a partner in a partnership firm. His capital on July 1st 2001 was 4 lakh. He invested further capital of 1,50,000 on March 1st 2002. Markup rate is 6%. The financial year of such a business is from 1st July to 30 June. So इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से क्या रिक्वायर है कैलकुलेट करना है इसका मार्कअप कैपिटल पे एंड तक 30 जून 2002 तक। सो इसका नीचे आंसर भी दिया हुआ है, इसको भी आप लोग एक नज़र देख लें। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। Next, which of the following is the end product of accounting cycle? So financial statement is the correct option. Next, an asset on the trial balance sheet which is expected to be sold or used within 1 year is known as, कहने कि एक ऐसा एसेट जो कि बैलेंस शीट में एक्सपेक्ट किया जाता है या तो वो बिक गया या फिर 1 साल के अंदर अंदर यूज़ किया गया, तो उसका हम कहते हैं करंट एसेट। करंट एसेट जो कि हमारे पास मौजूदा हाल में पास मौजूद हो, ठीक है, मौजूद मतलब कि उस टाइम में मौजूद हो, उसको हम कहते हैं करंट एसेट है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंटरी आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स, ये हमने ऊपर भी एक बार पढ़ा, एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन पर गिवन एंट्री बिलो, व्हीकल अकाउंट XXX डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। सो पेड फॉर व्हीकल थ्रू चेक, जो व्हीकल है उसको हमने किसके थ्रू ट्रांजैक्शन की है, चेक के थ्रू की है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट, इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अगर जो गुड्स हैं वो सोल्ड हुए हैं क्रेडिट पे मिस्टर महमूद के, सो वो हमारे पास सेल्स अकाउंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी एक्सपेंस जो है वो 2500 है, और परचेजेस जो है वो 16,000 है, एंड जो रेंट ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट है वो है 300 पूरे साल में। व्हाट वुड बी द टोटल ऑफ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि टोटल हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो हमारे पास आएंगे 2800 जो होंगी हमारे पास सैलरी, और जो रेंट होगा उसका हम आपस में प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा सारे एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी में, तो वो है हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस भी बाकी देख लेते हैं। ये हमें शो करती है साउंड पोजीशन ऑफ अ कंपनी कि कंपनी की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट करती है, ये शो करती है हमारे पास कंपनी हैज सफिशिएंट करंट एसेट टू मीट करंट लायबिलिटीज, ठीक है, इट शोज दैट करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन द करंट लायबिलिटीज।
सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू व्हाट। कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है गुड्स की जो कि बिक चुकी हैं वो किसके इक्वल है, तो वो है हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री के, ठीक है, परचेजेस के जो खरीदारी की है बिगनिंग इन्वेंट्री की जो अमाउंट होगी उसको प्लस करेंगे आप परचेजेस में एंड उसमें से माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री। सो वो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स की प्राइस। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है डिप्रिसिएशन का, उसमें क्या होता है, सो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। अच्छा, आप लोगों को मेथड्स भी आने चाहिए डिप्रिसिएशन के, वो डिप्रिसिएशन में आगे एक्सप्लेन कर चुकी हैं कि लेट्स सपोज आपने एक चीज़ ली है, कोई फैक्ट्री लगाई है या कोई बाइक ली है, ठीक है, आप कहते हैं 5 साल में इस पर काम करूंगा, उसके बाद बेचूंगा तो ये मेरी 10-15 हज़ार की या जो आपने अमाउंट है उससे कम की बिकेगी, ठीक है। तो आप लोग इसमें भी मेथड होते हैं कि आप लोगों ने जब दोबारा वो चीज़ नहीं लेनी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कितने पैसे में और ऐड करूंगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो आपने जो अमाउंट है ना वो पर ईयर की निकाल के रखनी होती है साथ साथ, ठीक है। आप लोगों ने उतने पैसे हर साल में से अलग कर देने पड़ते हैं जितने भी अरसा आपको वो चीज़ चलती है। नेक्स्ट जब आप वो बेच के न्यू लेते हैं तो आप लोग वही वाले पैसे उसमें मिला देते हैं, आपको अलग से पैसे जो है अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिप्रिसिएशन मेथड के थ्रू। तो आइए मैं आपको इसके फार्मूलाज भी बता देती हूँ और वो वाले मेथड्स भी बता देती हूँ कि वो वाले कौन से हैं। चलें जी, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। डिप्रिसिएशन के हमारे पास जो है वो 5 मेथड्स हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि हर साल आपको इक्वल अमाउंट जो है वो अलग करनी होती है, अपनी जो जितने भी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करें उसकी जो सोल्ड हो रही है उसमें से प्रॉफिट में से आपको इतने पैसे अलग करने होते हैं। या ऑल ओवर हम कह सकते हैं आपने हर साल लेट्स सपोज 2 लाख की बाइक ली है, ठीक है, 5 साल आप उसे यूज़ करके उस पर काम करके आप उसको बेचेंगे 20,000 रुपये का, ठीक है। तो आप लोगों को कितने पैसे चाहिए, 1,80,000 रुपया चाहिए। अब आपको पर ईयर जो है ना उसमें से इतने अमाउंट को अलग करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो 180 लाख है जब आप दोबारा वो बाइक सेल करके न्यू परचेज करें तो आपको अलग से अरेंज ना करने पड़े, आपके पास ऑलरेडी पेमेंट पड़ी हुई हो। तो स्ट्रेट लाइन में ये होता है कि हर साल आपने इक्वल पैसे रखने होते हैं, ठीक है, जो कि 180 आपके बन जाए 5 ईयर्स के बाद। दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, थर्ड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूनिट, जितने भी यूनिट्स आपने उस मशीन के थ्रू प्रोड्यूस किए हैं उसका जो आउटपुट आ रहा है उसके परसेंटेज के पैसे आपने अलग रखने के, हर जितने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं इस ईयर तो इस ईयर के आपने इतने पैसे अलग करने हैं। और फिफ्थ आता है नंबर ऑफ सर्विस आवर्स मेथड, या कितने घंटे ये चल गया पर आवर के हिसाब से आपने पैसे अलग करने होते हैं। सो ये इसके 5 मेथड हैं, आप लोगों ने इनको जो है माइंड में अच्छे से बिठा लें। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, थर्ड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, फोर्थ है नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट मेथड, फिफ्थ है हमारे पास नंबर ऑफ सर्विसेज और मेथड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एमसीक्यूज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने एमसीक्यूज की तरफ दोबारा से आ चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड, उन्होंने एक हमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से वो हमें कह रहे हैं 400 यूनिट्स आर अनसोल्ड, 400 यूनिट जो है वो सोल्ड नहीं हुए। यूज द फीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री कॉस्टिंग एंड डिटरमाइन द वैल्यू असाइंड टू द 400 यूनिट ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। कह रहे हैं कि फीफो मेथड को यूज़ करना है, ठीक है, और जो इन्वेंट्री की कॉस्टिंग है उसको डिटरमाइन करना है, उसकी वैल्यू असाइन करनी है 400 यूनिट के लिए जो कि उस पीरियड के एंड होने तक है। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीएस में भी आता है आपका, सीएस के स्टूडेंट्स भी अगर एमजीटी 101 के सब्जेक्ट में इनरोल हैं और वो ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उनको पता होगा ऑलरेडी, और अगर नहीं है जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है तो फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, पहले आएँ और पहले पाएँ, पहले जाएँ, ठीक है। एंड इसकी दूसरी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मगर यहाँ पे जो है हम सिर्फ कर रहे हैं फीफो को, फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करेक्ट मेथड आएगा वो आएगा 8400। नेक्स्ट हमारे पास वाइल एडजस्टिंग द कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इनमें से कौन से ऐसे है कैश बैलेंस जो कैश बुक है उसमें से ऐसा कौन सा जो कि अकाउंट में नहीं ली जाएगी, तो वो होंगी मिस्टेक्स इन द पासबुक। नेक्स्ट हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, एसेट जो है हमें पता नहीं है, ओनर्स इक्विटी जो है 1,50,000 है, ठीक है, लाइबिलिटी जो है हमारे पास वो है 1 लाख। सो क्या चीज़ हमें मालूम करनी थी, एसेट, ठीक है, एसेट इसका क्या है तो वह है हमारे पास एसेट है 2,50,000, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज को हम जब प्लस करते हैं तो हमारे पास एसेट्स बनते हैं। नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज सो ट्रीटेड एज अ कंट्रा एसेट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है उसको हम कैसे अकाउंट करते हैं, वो हमारे पास कंट्रा एसेट होती है। Next, when the bank statement balance is more than the cash book balance, it is because of so unpresented checks. A is the correct option. Next, which of the following is an item of a debtor's account, control account? So credit sales is the correct option. Next, which of the following is shown on credit side of the debtor's control account? So discount allows is the correct option. Next, हमारे पास a sum of 200 written off as bad debts now received credit to the account of debtors good. So increase the net profit by 200. कहेंगे bad debtors जो था उसका रिसीव हो गया आपका अमाउंट और वो क्रेडिट हो गया, तो वो अब आपने किस साइड पे अकाउंट डेबिट हो गया, किस साइड पे लिखेंगे तो वो हमारा नेट प्रॉफिट जो है 200 का इंक्रीज कर जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ एन अमाउंट 200 रिसीव फ्रॉम मिस्टर पी रॉन्गली credited to Mr. Q's account. So D is the correct option, both Mr. P and Q's account. कहने हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो इफेक्ट करेगी रेक्टिफाइंग, जब हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे होंगे 200 जो है वो रिसीव हुए मिस्टर पी के अकाउंट में गलती से, ठीक है, और क्रेडिट हुआ है मिस्टर क्यू का अकाउंट। तो इसमें हमारे पास बोथ पी एंड क्यू के अकाउंट जो है वो यूज़ हुए हैं, बेशक गलती से किसी के अकाउंट में गए मगर अकाउंट दोनों के ही यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोनों के अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है व्हेन वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग क्लास और कैटेगरी ऑफ अकाउंट इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी है, इसके अलावा भी है। देन देयर आर एरर्स इन विच एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ एन अकाउंट। फॉर एग्जांपल अ परचेज ऑफ फिक्स एसेट से अ व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन एन एक्सपेंस अकाउंट, द एरर आर कॉल्ड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हम आगे भी ऊपर पढ़ के आए हुए हैं, ये रिपीट हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा एंड आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बैड डेब्ट्स हमारे पास 1600, ये हमारे पास रिपीट हुआ आई थिंक सो, मगर इन्होंने अब टेबल फॉर्म में दे दिया। प्रोविजन जो है हमने की है, डाउटफुल डेब्ट्स की प्रोविजन का मतलब होता है आप एज्यूमिंग करें, अपने पास से ख्यालात सोचने, ठीक है। तो वह 2000 एंड करंट ईयर प्रोविजन है वो है 1000। तो टोटल कितना बना हमारे पास, टोटल बन गया 600। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग डेटा आइडेंटिफाइंग द अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेब्टर्स इन बैलेंस शीट। सो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, सन्ड्री डेब्टर्स, तो वो है हमारे पास 1000, अगेन ऊपर वाली अमाउंट्स उन्होंने दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होती। तो इसमें से हमारे पास सैलरी प्रेस टू अकाउंटेंट। अब देखें गुड्स जो है उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी आता है, टैक्सेस भी आते हैं, उसके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं वो भी उस गुड्स की जो हम तैयार करते हैं कोई भी प्रोडक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मगर जो हमारे पास नहीं होते हैं वो होते हैं सैलरीज, ठीक है। सैलरी चाहे वो अकाउंटेंट की है, चाहे वो फिर लेबर्स की है, किसी की भी है, ये बस स्टेटमेंट्स घुमा घुमा के आप लोगों को डिफरेंट तरह से दे रहे होते हैं, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है वेजेस पे टू लेबर्स वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक, सो ये वही है सैलरीज ऑफ सेलिंग स्टॉक। नेक्स्ट है नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम दी हुई है एंड दूसरी तरफ उसकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है। फर्स्ट है इन्वेंट्री, और वो कह रहे हैं इन्वेंट्री जो है हमारा वो करंट एसेट है, सो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, इन्वेंट्री जो है हमारे पास करंट एसेट ही है। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट है हमारे पास, तो ऐसा ही है जो कि अभी नहीं मौजूद मगर फ्यूचर में वो मौजूद होगा, तो वो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। थर्ड है हमारे पास एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, कहने एक्वायर्ड एक्सपेंसेस जो हैं हमारे पास वो हैं करंट एसेट्स, तो एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारा खर्च होता है एंड एसेट्स जो हैं हमारे वो हमें फ़ायदा देते हैं, चाहे वो फ्यूचर में दें या करंट में दें, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड एक्सपेंसेस वाली स्टेटमेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड्स जो हैं वो पेएबल हमने करने हैं मगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उस पर भी, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट अब उसने हमसे पूछा कि इंस्ट्रक्टर ने, सो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रो अबव शोइंग एन इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन, कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि गलत है तो उसकी क्लासिफिकेशन को हमने बताना है, तो वो रो नंबर सी है एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और एसेट्स का आपस में कोई जोड़ मेल नहीं है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो रेंट एक्सपेंस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द बैलेंस शीट आइटम दैट रिप्रेजेंट्स द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इज नोन एज, ऐसी चीज़ें बैलेंस शीट में जो कि दिखाई जाएँ, जाहिर की जाएँ, रिसोर्सेज जो कि इन्वेस्ट की हुई हैं ओनर साइड से, उसको क्या कहते हैं, तो वो होती हैं हमारे पास ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट है हमारे पास विच अकाउंट इज इंक्रीज्ड विद अ डेबिट एंड डिक्रीज्ड विद अ क्रेडिट, इनमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि इंक्रीज करता है डेबिट से और डिक्रीज करता है क्रेडिट से। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि डेबिट जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डेबिट मतलब हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ठीक, और डिक्रीज हो रहा है हमारा क्रेडिट कि हमारे पैसे जा नहीं रहे, उसमें कमी आ रही है। तो ये किस सूरत में हमारे पास होगा, कैश की सूरत में, कैश जब हमारे अकाउंट में आएगा तो हमारा डेबिट इंक्रीज़ करेगा और क्रेडिट जो है वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमारे पैसे जा तो नहीं रहे, आ रहे हैं, तो वो इंक्रीज़ होगा डेबिट एंड डिक्रीज़ होगा क्रेडिट। अगर स्टेटमेंट उलट होती, अगर जो है क्रेडिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता एंड डेबिट डिक्रीज़ हो रहा होता, तो हमारे पास कैश जो थी वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि वो हमने पे करनी थी, वो हमारे अकाउंट से जा रही थी।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है कि सोल जो अकेला ट्रेडर है या फिर दुकानदार है उसके हवाले से। तो आ सोल ट्रेडर इज़ लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज हर अर्निंग। जो एक सोल ट्रेडर है या दुकानदार है वो जो इनकम टैक्स है अपनी अर्निंग्स में से देने के काबिल होता है। लास्ट MCQs है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अफेक्टेड फ्रॉम द ड्राइंग्स ऑफ कैश इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इनमें से कैसा अकाउंट कौन सा अकाउंट है जो कि इफेक्ट हो रहा होता है कैश जो है ड्रॉ करने के वक्त सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। तो है हमारे पास कैपिटल अकाउंट के वो अपना कैपिटल निकाल रहा है तो जाहिर सी बात है उसका कैपिटल पैसे निकाल रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। सो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।